यूपीएससी के लिए इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे हर साल लगभग 20 से 25% पूछे जाते हैं। और इकोनॉमी में ईमानदारी से देखा जाए तो 15 से 20 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट पर्सन पूछते हैं। और यदि अपन कोचिंग में बात करें तो अपने कोचिंग में 2 महीने से 3 महीने लग जाते हैं केवल एक सब्जेक्ट इकोनॉमी पढ़ने में ही। देखा जाए तो ये 15 से 20 टॉपिक कुल मिला के 20 घंटे के आसपास के हैं। तो आज अपन इकोनॉमी का क्विक रिवीजन करेंगे। आशा करता हूँ आपने पहले एक बार इकोनॉमी पढ़ रखी होगी, यदि नहीं पढ़ रखी होगी फिर भी अपन आज को समझ सकते हैं। और अपना टारगेट रहेगा कि जो 20 से 25% आते हैं इकोनॉमी में, उनमें से अपन 15 से अधिक आसानी से अटेंड कर पाएँ। तो बात करते हैं इकोनॉमी होती क्या है। देखो, इकोनॉमी बेसिक है। इकोनॉमी समझना कि सबसे पहले अपन कोई सब्जेक्ट पढ़ने हैं उससे पहले पता तो होना चाहिए ना कि वो सब्जेक्ट है क्या। देखो, इकोनॉमी अपन किसको बोलते हैं, जो भी अपने संसाधन होते हैं, कोई भी स्रोत है, उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि ये कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इनका कितनी मांग उत्पन्न हो रही है, इनका पुनर्वितरण किस प्रकार से है। ये पता क्यों होना चाहिए, ताकि अपन मांग और आपूर्ति को संतुलित कर सकें। देखो, किसी वस्तु की आपूर्ति 100 है, मान लो 100 मात्रा में वो वस्तु है, उसकी मांग केवल 10 ही है, तो वस्तु तो बाकी 90% वस्तु तो खराब जाएगी ना। तो इस कारण जरूरी है कि अपने को मांग और आपूर्ति का पता होना चाहिए। और ये किस प्रकार पता चलेगा, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे किसी भी स्रोत के बारे में। तो किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उत्पादन, विनिमय और पुनर्वितरण का। अभी मैंने बताया कि इनका अध्ययन क्यों करेंगे, ताकि मांग और आपूर्ति को बनाए रह सकते हैं। अच्छा, मांग और आपूर्ति बनाए रखने से क्या होगा। देखो, मांग और आपूर्ति बनाए रखेंगे तो आगे भविष्य में भी अपन उसकी प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने को पता होगा कि इतनी मांग है, इतनी आपूर्ति हो रही है, तो आगे भविष्य के अनुसार अपन उसको बचा के रख सकते हैं। तो अब समझ आए इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसका वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। किन चीज़ों का, संसाधनों का। कौन से संसाधन जो सीमित है और आवश्यक है, और इन संसाधनों किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, उत्पादन का, विनिमय का और पुनर्वितरण का। इनके अध्ययन करने से क्या क्यों जरूरी है इनका अध्ययन, ताकि मांग और आपूर्ति संतुलन बना रह सके। अच्छा, मांग और आपूर्ति में संतुलन क्यों जरूरी है, ताकि भविष्य की स्थायी प्रगति सुनिश्चित की जा सके। तो समझ में आया इकोनॉमी सब्जेक्ट क्या है। बात करते हैं, इकोनॉमी 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक तो समष्टि और व्यष्टि। जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसको सरकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी जो पहले सरकार हो गई, तो सरकार क्या काम करती है। सरकार अपना खर्चा देखती है कि मुझे किसी योजना में कितना रुपए खर्च करना है, लोगों को पेंशन कितनी देनी है, छात्रवृत्तियाँ कितनी देनी है, और उसके आधार पे वो अपना पहले बजट निकालेगी कि हाँ मेरा इतना खर्चा है इस साल का। और जब उसको पता चल जाएगा अपना खर्चा, उसके बाद वो रुपए कहाँ से प्राप्त किए जाएँ, तो आय कहाँ से आएगी उसके बारे में देखेगी। तो जैसे अपने खुद के द्वारा जनरेट, करोड़ों के द्वारा जनरेट आय हो गई 50%, तो बाकी 50% का वो ऋण ले लेगी। सरकार ऐसा नहीं करती कि उसके पास केवल 50 रुपये हैं तो उस 50 रुपये किस तरह से खर्च करना है, नहीं। सरकार पहले देखती है कि आवश्यकता कितनी है और उसके बाद वो आय का निर्माण करती है। तो सरकार के दृष्टिकोण से देखें अर्थव्यवस्था को, तो सरकार के दृष्टिकोण से देखने पर, मतलब व्यापक तौर पर देखने पर, सरकार क्या करती है, पहले व्यय का विवरण एकत्रित करती है, यानी बजट का निर्माण करती है। और बजट का निर्माण होने के बाद फिर आय के स्रोतों का निर्माण करती है। लेकिन वहीं पर कोई एक व्यक्ति है, क्या व्यक्ति पहले अपना व्यय करेगा, नहीं। पहले वो देखेगा मेरे पास रुपए कितने हैं। जब उसके पास पता होगा कि मेरे पास इतने रुपए हैं, उसके आधार पर ही तो वो खर्च करेगा। तो कोई भी व्यक्ति हुआ या बाजार हुआ, मतलब कोई एकल आर्थिक संस्था, व्यक्ति या बाजार, वो पहले अपना आय देखता है कि मेरी आय कितनी है। आय के आधार पे फिर वो व्यय को प्रतिबंधित करता है। यदि आय 100 रुपये है, फिर उसके आधार पे देखेगा कि मेरा कितना भी व्यय होगा वो 100 रुपये तक ही होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये से अधिक मेरे पास रुपये नहीं है खर्च करने के लिए। तो ये कौन सी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आया, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र सरकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें व्यय का विवरण एकत्रित करती है पहले सरकार, फिर आय के स्रोतों का निर्माण करती है। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो कोई तो एक व्यक्ति हो गई, एक संस्था हो गई, यानी कोई भी एकल, मतलब सामाजिक सरकार नहीं है यहाँ पर, कोई भी एकल व्यक्ति है, तो व्यक्ति हुआ, परिवार हुआ, बाजार हुआ, कोई भी संस्था, एक आर्थिक संस्था है ना, तो उसके आधार पर पहले वो क्या देखेगी, अपनी आय देखेगी, फिर आय के आधार पर व्यय करेगी। तो ये अर्थशास्त्र को 2 नज़रिए से देखते हैं, एक तो पूरा समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। अब बात करते हैं वस्तुओं के बारे में।
कि जो भी वस्तुएं होती हैं वो किस किस प्रकार की हो सकती हैं। अच्छा, वस्तु की आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर देखते हैं तो कि या तो वस्तु है जो बहुत आवश्यक है, जैसे नमक हो गया, आटा हो गया, ये बहुत आवश्यक वस्तु हैं। और एक होगी उपभोग के लिए, केवल अपन उपभोग के लिए, कि हाँ अपनी आवश्यकता नहीं है लेकिन अपने को अपनी ज़िंदगी को और आसान बनाने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए जो उपभोग करते हैं उनको, वो प्रकार हो गया। एक तो आवश्यकता, दूसरा उपभोग, यूटिलिटी। तो उपभोग वाली या उपयोगिता वाली वस्तु दो प्रकार की होती है आवश्यक वस्तुओं के अलावा। एक तो पूंजीगत वस्तु हो गई, जिसमें आय के स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तु कैसी हो गई, जैसे कोई टैक्सी लेके आया, मैं एक गाड़ी है, गाड़ी को दो तरीके से उपयोग कर सकता हूँ। या तो टैक्सी के रूप में, टैक्सी क्या करेगी, मुझे आय जनरेट करके देगी, और वहीं गाड़ी को मैं अपने शौक के लिए लेके आ रहा हूँ, तो शौक के लिए वो मेरी उपभोग की वस्तु हो गई, है ना। तो दो प्रकार से हो सकती है पूंजीगत वस्तु, कोई भी वस्तु, या तो उससे मेरी आय प्राप्त हो रही है या मेरा उपभोग हो रहा है, शौक पूरा हो रहा है। तो जो उपभोग वाली वस्तु होती हैं उनको भी दो प्रकार से वितरित करते हैं। या तो वो स्थायी होगी, स्थायी कौन सी वस्तु होती है, जो 3 साल से अधिक तक चलती हैं, और अस्थायी जो 3 साल से, मतलब इनकी आयु 3 साल ही होती है, 3 साल से अधिक, 3 से 15 साल तक चल रही हैं। अच्छा, और दूसरी स्वामित्व के आधार पर जब वस्तुओं को देखते हैं तो सार्वजनिक वस्तु होगी। सार्वजनिक वस्तु, अच्छा, स्वामित्व के आधार पर जो वस्तु होती है उनको प्रतिस्पर्धा और बहिष्करण के आधार पर देखा जाता है। प्रतिस्पर्धा से मतलब क्या हुआ कि हाँ, मतलब उसको और बाकी लोग भी खरीद बेच सकते हैं वगैरह। और बहिष्करण क्या हो गया, मतलब उनका प्रतिबंधित किया जाता है। दो ही प्रकार हुआ, या तो उसको कोई जा सकता है किसी भी चीज़ में, या कोई नहीं जा सकता, यानी उसको बहिष्करण है। सार्वजनिक वस्तु सबके लिए उपलब्ध होती है। जो निजी वस्तु होते हैं उसमें केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है, बाकी का बहिष्करण होता है। और जो क्लब वस्तु होती है, क्लब वस्तु देखो, कोई भी क्लब हो गया, जैसे आजकल नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स में क्या दो तरीके के होते हैं। या तो अपन ने प्रतिस्पर्धा के द्वारा उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, यानी अपन ने उसकी सदस्यता ले ली, इसमें सदस्यता आधारित है। तो जिसने सदस्यता ले ली वो तो उसकी वस्तु हो गई, जिसने सदस्यता नहीं ली उसको बहिष्करण कर दिया गया, है ना। तो क्लब वस्तुएं में कुछ भी, जैसे कोई भी क्लब हुआ, कोई खेल का क्लब हो गया, तो कुछ उसमें कुछ लोग अपनी सदस्यता ले लेते हैं, तो उनको उपभोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो सदस्यता ले लिया, फिर उसमें किसी का बहिष्करण नहीं होगा। जिन्होंने सदस्यता ले ली वो सम्मान दृष्टि से देखे जाएंगे। सार्वजनिक में जिस प्रकार सभी नागरिक, चाहे वो सदस्यता लें या न लें, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। निजी वस्तु में जो वस्तु जिसकी है वो केवल उसी का है, बाकी सबका बहिष्करण कर दिया जाता है उसमें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि उपभोग की वस्तु या तो स्थायी होती है या अस्थायी होती है। अस्थायी कौन सी, जो 3 साल से कम आयु होती है, जैसे कोई भी कॉस्मेटिक सामग्री वगैरह, उनको अस्थायी वस्तु क्या बोलते हैं, FMCG में आती हैं ये, है ना। और जो स्थायी वस्तु होती है, ध्यान रखना, स्थायी वस्तु की 3 से अधिक साल की आयु होती है। 3 से अधिक साल आयु है तो मतलब उसकी कोई कीमत तो होगी ना, उसमें एक रिसाइकिल की कीमत होती है। मतलब कोई बड़ी, जैसे कोई बड़ा सामान हो गया, फ्रिज हो गया, कोई वॉशिंग मशीन हो गई, तो इनकी आयु 3 साल से अधिक है, तो इसका मतलब ये स्थायी में आ गई। स्थायी में आने के साथ इनकी एक रिसाइकिल, मतलब इनको वापस दोबारा पुनर्उपयोग करेंगे ना, तो इसकी एक कीमत भी पाई जाएगी, है ना। तो उसको रिसाइकिल कीमत भी होती है उसको। तो जो भी स्थायी वस्तुएं होते हैं इनमें एक रिसाइकिल कीमत पाई जाती है। समझ में आ गया रिसाइकिल कीमत कैसे, कि जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज को नष्ट करने के बाद दोबारा उसको उपयोग कर सकते हैं ना, दोबारा कुछ बना सकते हैं, उसका रिसाइकिल कर सकते हैं, तो उसमें एक रिसाइकिल कीमत पाई जाती है। वहीं जो अस्थायी वस्तु होते हैं उनमें रिसाइकिल कीमत नहीं पाई जाती। कोई कॉस्मेटिक सामान है, कोई क्रीम है, क्रीम का तो उपभोग कर लिया गया है ना, उसमें क्या रिसाइकिल करेंगे। तो भारत में एक वो देखा गया, एक ट्रेंड है भारत में, कि जो स्थायी वस्तुएं होती हैं उनमें जो वाइट वुड होते हैं। अच्छा, वाइट वुड पता है क्या होता है, वाइट वुड वो होते हैं जो घरेलू उपकरण होते हैं, जैसे फ्रिज हुआ, घरेलू जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, या माइक्रोवेव हुआ, कैमरा हुआ, ये सब वाइट गुड्स में आते हैं। यानी जो घरेलू उपकरण, जो घर में अपन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखते हैं ना, उनको वाइट गुड्स बोलते हैं। इसके अंदर जो अपने वाइट गुड होते हैं उनमें भारत के अंदर आयात अधिक किया जाता है, मतलब अपने यहाँ पर निर्माण कम होता है। जो अब समझे, वाइट गुड का आयात अधिक होता है, यानी भारत में इनका निर्माण कम होता है, तो इनके निर्माण में वृद्धि की जा सके, इसके कारण PLI स्कीम सरकार ने शुरू की गई है। PLI स्कीम क्या है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो स्थायी और अस्थायी वस्तु के बारे में पता चला।
अस्थायी वो जो 3 साल से कम आयु है, यानी कॉस्मेटिक सामान वगैरह FMCG। और स्थायी कौन सी हो गई? स्थायी वो जिनमें 3 से अधिक जिनकी आयु 3 से अधिक वर्ष की है, उनमें एक रिसाइकल कीमत भी होती है। और जो घरेलू उपकरण है इनको वाइट गुड्स बोलते हैं, जो इसमें भारत आयात अधिक करता है, भारत में यानी उनका निर्माण कम होता है। अच्छा, बात करते हैं मांग के आधार पे। कोई भी वस्तु होती है, अभी मैंने बात किया था आपूर्ति और मांग की। इकोनॉमी की यही तो है ना, मांग और आपूर्ति को संतुलन बनाए रखने के लिए उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो मांग के आधार पर अपन वस्तुओं का वर्गीकरण देखते हैं, उनमें कुछ बांटते हैं उनको। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, बेसिक है कि यदि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हुई तो उसकी मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत क्या होता है? कीमत में यदि वृद्धि की गई तो वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाएगी, यानी कीमत व्युत्क्रमानुपाती होती है मांग के। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखो, जैसे कोई भी वस्तु है, चाय है, ये मैं शौक में पी रहा हूँ, ना कि मेरी जो आदत है, तो इसकी 15 रुपये की है मान लो। लेकिन यदि इसकी बाद में कीमत हो जाएगी 25 रुपये, तो मैं इसको कम कर दूंगा ना। तो यदि जैसे इसकी कीमत में वृद्धि हुई तो मांग में कमी होगी ना। तो ये आपको बेसिकली पता ही होगा ना। अच्छा, कुछ वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो इस प्रभाव पर, तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जो कीमत का प्रभाव अन्य वस्तुओं पर दिखाई देता है। जैसे एक तो नॉर्मली होगी, कीमत वृद्धि हो गई तो उसकी मांग में कमी होगी। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनकी यदि कीमत में वृद्धि या कमी हो रही है ना, तो वो दूसरी चीज़ों को प्रभावित करती हैं, दूसरी वस्तुओं को। जैसे अपन चाय हुई, चाय में यदि कीमत में वृद्धि हो गई तो चाय की जगह अपन कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। या पेन हुआ, पेन की यदि महंगा हो गया तो पेन में जो डालने वाली जो स्याही होती है ना, उसकी भी कमी, उसकी मांग में, जैसे पेन की मांग में कमी आई तो स्याही की मांग में कमी आ जाएगी। तो इन वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तु या पूरक वस्तु बोलते हैं। प्रतिस्थापन या पूरक कैसे? जैसे प्रतिस्थापन यानी एक की कीमत में वृद्धि हो गई, कोई भी एक वस्तु है उसकी कीमत में वृद्धि हुई तो उसके जो समकक्ष जो वस्तु है ना, उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। जैसे चाय की कीमत में वृद्धि हो गई तो लोग चाय कम कर देंगे और कॉफ़ी को शुरू कर देंगे, यानी चाय की मांग में कमी हो जाएगी और कॉफ़ी की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो चाय तो मांग के सिद्धांत को फॉलो कर रही है, लेकिन जो कॉफ़ी है वो इसकी प्रतिस्थापन वस्तु बन गई। तो इसको जो प्रतिस्थापन वस्तु बन रही है, इसको मांग की आरडी लॉज बोलते हैं, यानी एक से दूसरी प्रभावित हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? मांग की आरडी लॉज। दूसरी वस्तु हो गई पेन और स्याही, यानी पेन की कीमत में वृद्धि हो गई तो पेन की मांग में कमी होगी, साथ साथ स्याही की मांग में तो कमी होगी ना। चाहे स्याही की कीमत बढ़े या ना बढ़े उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पेन की कीमत में वृद्धि हो गई तो पेन में उपयोग की जाने वाली स्याही की मांग में भी साथ में कमी आ जाएगी। बेट की यदि कीमत वृद्धि हो जाएगी तो लोग बेट कम खरीदेंगे, बेट कम खरीदेंगे तो बॉल भी लोग कम खरीदेंगे ना। चाहे बॉल की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल महंगी हो रही है सस्ती हो रही है, लेकिन बेट के आधार पर ये प्रभावित हो रही है, तो उसको पूरक बोलते हैं। यानी एक से दूसरा प्रभावित हो रहा है तो पूरक हो गया। और प्रतिस्थापन, यदि एक की कीमत में वृद्धि हो रही है तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए दूसरी वस्तु मौजूद है। तो आरडी लॉज में कौन कौन सी वस्तु होती है? प्रतिस्थापन वस्तु या पूरक वस्तु। ध्यान रखना, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी हर साल एक दो साल में यहाँ से मांग के सिद्धांत की वही प्रश्न पूछती रहती है। अब बात करते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मांग के सिद्धांत को फॉलो ही नहीं करती, या तो वो पूरक वस्तु भी नहीं होती, प्रतिस्थापन वस्तु भी नहीं होती। तो वो वस्तु कौन कौन सी है? एक तो जैसे अपन नमक या आटा हुआ, या जो भी कुछ भी अपन रसोई का जो अपन डेली अपनी आवश्यकता ही है, अपन उसके बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा कि उसकी मांग है कीमत में वृद्धि हो गई। मान लो उसकी कीमत आज 10 रुपये, कल 20 रुपये हो गई, लेकिन वो जीवन यापन करने के लिए आवश्यक वस्तु है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कीमत कितनी भी वृद्धि हो रही है, अपन उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि यदि अपने को जीवन यापन करना है तो उसकी आवश्यकता है। तो उन वस्तुओं क्या बोलते हैं? यानी जो रोजमर्रा की आवश्यकता पूर्ति करते हैं उनको बोलते हैं गिफिन वस्तु। इसको देखो समझने के लिए, गिफिन टिफिन है ना, गिफिन का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो टिफिन की तरह निकला ना, गिफिन टिफिन। टिफिन में क्या आता है? खाना आता है, तो खाना अपने लिए आवश्यक है। तो उसी तरह गिफिन वस्तु रोजमर्रा की आवश्यक वस्तु हो गई, है ना। याद करने के लिए कि गिफिन, यदि आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं एग्जाम में है
और स्ट्रेस में है तो ध्यान रखना गिफिन टिफिन। अब बात करते हैं वेवलेन वस्तु। वेवलेन कुछ वस्तु देखो, अपन कोई अमीर आदमी है, उनका शौक होता है कि महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, महंगी घड़ी खरीदेंगे, महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे। अपने पास गाड़ी होती है, अपन अपनी आवश्यकता के लिए खरीदते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो केवल अपने शौक पूरे करने के लिए खरीदते हैं। उनके पास 10-10 20-20 गाड़ियाँ होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है। उल्टी महंगी हो रही है तो ज़्यादा खरीदेंगे। आपको पता है कुछ लोगों को शौक यही होता है कि कुछ ज़्यादा महंगी दिखाई देने वाली चीज़ है उसको वो ज़्यादा खरीदते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कीमत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो ये भी मांग के सिद्धांत को पालन नहीं करना। मांग का सिद्धांत तो मैंने समझा क्या है कि कीमत में वृद्धि हो रही है तो मांग में कमी हो जाएगी, लेकिन गिफिन वस्तु भी इससे प्रभावित नहीं हो रही मांग से कि कीमत कितनी भी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यकता है तो रोज़ मांग बनेगी। वेवलेन वस्तु जो महंगी वस्तु होती है, वेवलेन वस्तु वो वस्तु होते हैं जो विलासिता की वस्तु होती है, यानी महंगी गाड़ियाँ या घड़ियाँ। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यदि महंगी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो अमीर आदमी है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो गाड़ी खरीदे या नहीं खरीदे, उसको कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना शौक पूरा होना होता है। तो इसको विलासिता वाली वस्तुएं क्या आती हैं, वेवलेन वस्तुएं। पिग्मिन वस्तुएं, पिग्नी यानी ये जो सीन वस्तु होती है ना, सीन कौन सी मतलब जो हानिकारक है, जैसे तम्बाकू वगैरह हुआ, तो लोग इनके आदी हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है। तो किसी चीज़ की अपने को लत लग गई तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो महंगी है या सस्ती है, अपने को उसके बिना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, अपन उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो जो गुटखा हुआ, तंबाकू हुआ, तो लोग यदि ये महंगी हो गई ना तो भी फिर भी इनको खरीदेंगे क्योंकि उनको लत लग चुकी है। तो उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं, पिग्मिन वस्तुओं बोलते हैं। और इन एक बात याद रखना, जो ये सिन गुड्स होते हैं इनको पिग्मिन या सिन गुड्स बोलते हैं ना। इन पर जो टैक्स लगता है उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं, पिग्मिन टैक्स। ध्यान रखना जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर पिग्मिन टैक्स लगता है। अच्छा, इनके अलावा कुछ वस्तु होती हैं सस्ती वस्तुएं। ध्यान रखना मांग के सिद्धांत को ये पालन कौन कौन सी नहीं करी, पिग्मिन वस्तु, वेवलेन वस्तु और गिफिन वस्तु। इनका एग्जाम्पल भी देखिए, नमक, आटा, महंगी गाड़ियाँ, गुटखा, तंबाकू जो हानिकारक वस्तुएं हो गई। अच्छा, कुछ और भी गुड्स होते हैं जो, अब देखो ये जो इन्फीरियर गुड्स है ना, ये पीटी का पर्सन है ना, ध्यान रखना। सस्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं, देखो आपको नैनो गाड़ी है ना, नैनो गाड़ी है, अल्टो वगैरह है ना, अल्टो गाड़ी है बहुत सस्ती आती है। तो लोग यदि उसकी आय कम है ना, लेकिन उसको गाड़ी की जरूरत है तो वो उस अल्टो वगैरह को खरीदेंगे, ना कि कोई बड़ी गाड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की आय में वृद्धि हो गई तो अल्टो को नहीं खरीदेगा, वो उन वस्तुओं को खरीदेगा जो महंगी होंगी, है ना। जैसे ही आय में वृद्धि हुई तो वो अच्छी और महंगी यानी जो ज़्यादा सुविधाजनक वस्तु होगी उसको ज़्यादा खरीदेगा। तो सस्ती वस्तु यानी इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जो कम आय वर्ग वाला लोग खरीदते हैं। जैसे कौन कौन सी वस्तु आ गई इसमें, इनमें वस्तु आ गई कि जो बिना लेबल वाला। अच्छा, पानी, अपन पानी की बोतल बिस्लेरी वाला 20 रुपये की पानी खरीदते हैं, लेकिन यदि अपन की आय में ज़्यादा वृद्धि हो गई तो अपन वो 20 रुपये वाला नहीं खरीदते। जो अमीर लोग होते हैं 20 रुपये वाला नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं 100 या 50, 100 जो ब्लैक वाटर वगैरह होते हैं ना वो खरीदने लग जाते हैं, बिस्लेरी वगैरह के ऊपर ध्यान भी नहीं देते। वैसे यदि और वस्तु देखें तो अपन नमक खरीद रहे हैं, तो जो गरीब व्यक्ति होगा यानी उसकी आय कम होगी तो वो कोई भी नमक खरीद लेगा। लेकिन जैसे यदि वो उसकी आय में वृद्धि होगी तो वो कोई उच्च ब्रांड वाला अच्छी क्वालिटी वाला नमक खरीदेगा, है ना। तो कम आय वर्ग वाले द्वारा उपभोग की जाती हैं वो उनको बोलते हैं सस्ती वस्तु या इन्फीरियर गुड्स। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जो नमक हुआ तो नमक कोई सब खरीद रहा है कम आय वाला, लेकिन आय में जैसे वृद्धि होगी तो नमक कुछ अच्छी ब्रांड का खरीदेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं होती सभी गिफिन वस्तुएं इन्फीरियर गुड्स हों। जो इन्फीरियर गुड्स सभी गिफिन वस्तुएं, नमक, आटा सस्ती वस्तुओं के अंदर भी आता है, लेकिन रोज़मर्रा के सामान में कुछ महंगी वस्तु भी तो हो सकती है ना, तो इन्फीरियर गुड्स में नहीं आएंगी। तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि गिफिन वस्तुएं ही इन्फीरियर वस्तु होती हैं, नहीं। अच्छा, नेटवर्क वस्तु क्या होती है, नेटवर्क वस्तु यानी कोई भी अपन आईफोन का निर्माण हो रहा है, आईफोन के निर्माण में आईफोन की चिप कोई दूसरे देश में बन रही है, उसकी बॉडी कोई दूसरे देश में बन रही है, उसका बाकी सामान कोई दूसरे देश में बन रहा है, और फिर उनको अलग अलग जगह से लाके किसी तीसरे देश में ही असेंबल किया जा रहा है, तो वो हो गया नेटवर्क। मतलब अलग अलग देशों का उपयोग किया जा रहा है ना, वस्तुएं अलग अलग देश से आ रही हैं। तो आईफोन वगैरह जैसे 40 देशों से वस्तु आने के बाद उसका आईफोन का निर्माण होता है। तो
नेटवर्क वस्तु क्या हुई, एक से अधिक देशों से प्राप्त स्रोतों के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है, उनको नेटवर्क वस्तु बोलते हैं। नेटवर्क का निर्माण हो गया ना, एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश, पांचवा देश, ये एक नेटवर्क का निर्माण कर लिया, तो इनको नेटवर्क वस्तुएं बोलते हैं। तो समझ में आ गई वो गुड्स के बारे में। स्वामित्व के आधार पर ना बांट सकते हैं, जिसमें सार्वजनिक, निजी या क्लब वस्तु होती है। आवश्यकता के आधार पे, या तो आवश्यकता है उसकी, या फिर उपभोग के लिए, केवल उपभोग के लिए। उनमें दो प्रकार की होती हैं वस्तुओं में, पूंजीगत वस्तु जो अपन, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था, कार दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो टैक्सी के लिए खरीद सकते हैं, या अपने उपभोग के लिए, केवल विलासिता के लिए खरीद सकते हैं। तो पूंजीगत वस्तु कौन सी होगी, जो आय को निर्माण कर रही है, टैक्सी आय का निर्माण कर रही है। उपभोग के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है, तो स्थायी हो सकती है या अस्थायी। अस्थायी कौन सी, जो 3 साल से उनकी आयु कम है, जैसे कॉस्मेटिक सामान वगैरह हुआ। स्थायी वस्तु में कौन जो भी वस्तु होती है 3 साल से अधिक आयु होती है, साथ में उनकी एक रिसाइकल कीमत होती है। और भारत के अंदर जो वाइट्स गुड होते हैं, यानी जो घरेलू उपकरण होते हैं ना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कैमरा हुआ, घड़ी, कैमरा हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, इनके अंदर अपन दूसरे देशों से ज़्यादा खरीदते हैं, अपने देश में इनका निर्माण कम होता है, तो भारत आयात अधिक करता है। भारत आयात कम, इसके आयात में थोड़ी कमी आए और निर्यात में वृद्धि हो, उसके लिए PLI स्कीम चालू किया है। इसको अपन आगे जब बात करेंगे उद्योग की बात करेंगे, उद्योग वाले चैप्टर में PLI स्कीम के बारे में बात करेंगे। फिर अपन ने क्या देखा, मांग के सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो मांग का सिद्धांत क्या है कि कीमत में वृद्धि हुई तो मांग में कमी हो जाएगी। तो इसको कौन कौन सी वस्तुएं फॉलो करती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं या पूरक वस्तुएं। लेकिन कुछ वस्तुएं जो मांग का सिद्धांत को नहीं मानती, जैसे रोजमर्रा की आवश्यकता वाली वस्तु, या फिर विलासिता वाली वस्तु, या जो हानिकारक जैसे गुटखा तंबाकू हो गया, ये भी मांग के सिद्धांत को नहीं मानता। इसके अलावा कुछ वस्तुएं होती हैं सस्ती वस्तुएं। सस्ती वस्तुएं किसको बोलते हैं, जो कम आय वर्ग वाला व्यक्ति उसको खरीदता है। तो जैसे ही उस व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई तो वो उसकी मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि केवल इसको कम आय वर्ग वाले खरीदता है। जैसे बिना ब्रांड वाला नमक हुआ तो उसको केवल कम आय वर्ग वाला खरीदेगा, लेकिन जैसे उसकी आय में वृद्धि हो गई तो वो कोई ब्रांडेड नमक खरीदने लग जाएगा। नेटवर्क वस्तुएं क्या होती हैं, जो एक से अधिक देशों में जिनका निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे सेवाओं की। तो सेवाएं, सामान्य सेवा कौन सी होती हैं, पेशेवर या लोक सेवाएं कौन सी होती हैं, WTO द्वारा उसका वर्गीकरण किस आधार पर कर रखा है, उत्पादन के साधन के बारे में देखेंगे, और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। और आयकर क्या होता है, आयकर इंपॉर्टेंट है, PT से इसमें 2 या 3 बार प्रश्न पूछ चुका है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक कल करते हैं। ओके, बाय बाय। कल ध्यान रखना, अपन सेवाओं से स्टार्ट करेंगे।